हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दीपक लॉ क्लासेस। आज है हमारा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का लेक्चर 8। आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे चैप्टर 3 और चैप्टर 4। चैप्टर 3 बात कर रहा है रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट की एंड चैप्टर 4 बात कर रहा है रिसीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 जिसमें बात की गई है रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स की। इसमें है सेक्शन 26। ये क्या बात कर रहा है कि व्हेन इंस्ट्रूमेंट मे बी रेक्टिफाइड, कहते हैं कब कोई इंस्ट्रूमेंट है उसमें हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो रेक्टिफाई क्या होता है? रेक्टिफाई का मतलब है कि कोई करेक्शन करना, कि अगर इंस्ट्रूमेंट में कोई पार्टी से गलती हो गई है और उसमें उन्होंने कोई करेक्शन करनी है तो वो पार्टी सेक्शन 26 के अंडर अप्लाई कर सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें वो करेक्शन कर सके। तो ये अप्लाई किस किस चीज पे होता है? इट अप्लाइज ऑन कॉन्ट्रैक्ट और अदर इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये कॉन्ट्रैक्ट्स पे अप्लाई होता है और अदर इंस्ट्रूमेंट्स में क्या आता है, जैसे कि विल्स होगी तो वो इसमें कवर होती हैं। तो इनके रिलेटेड क्या कर सकते हैं, पार्टीज रेक्टिफिकेशन करवा सकती हैं। तो ये एप्लीकेबल किस पे नहीं होगा? ये अप्लाई नहीं होता आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस हैं जो कंपनीज एक्ट के अंडर बनते हैं, तो उन पे ये एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद आता है कि कब हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कब अप्लाई करेंगे? जब जो भी कॉन्ट्रैक्ट है या फिर इंस्ट्रूमेंट है उसमें अगर पार्टीज की जो रियल इंटेंशन है कॉन्ट्रैक्ट करने की, अगर वो ही एक्सप्रेस नहीं हो रही है, देन कहते हैं कि पार्टीज अप्लाई कर सकती हैं फॉर रेक्टिफिकेशन। तो और वो जो रियल इंटेंशन है वो क्यों नहीं एक्सप्रेस हो पा रही? बिकॉज ऑफ फ्रॉड और म्यूचुअल मिस्टेक। फ्रॉड तो हो गया कि अगर एक पार्टी ने फ्रॉड किया है तो जो दूसरी एग्रीव्ड पार्टी है वो रेक्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकती है। दूसरा है कि म्यूचुअल मिस्टेक। म्यूचुअल मिस्टेक में दोनों पार्टीज हैं तो दोनों की अगर गलती से कुछ प्रॉब्लम हुई है कॉन्ट्रैक्ट में तो दोनों पार्टीज मिलके रेक्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकती हैं। आगे आता है कि कौन कौन पर्सन करेंगे, कौन कोर्ट में जाएगा। फर्स्ट आता है ईदर पार्टी और रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट। तो जो भी पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट हैं तो वो कोर्ट में जा सकती हैं या फिर उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी कोर्ट में जाके इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि प्लेंटिव, अगर उन्होंने सूट फाइल किया हुआ है फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस या एनफोर्समेंट के लिए सूट फाइल किया हुआ है तो जो भी प्लेंटिव होगा तो वो कोर्ट में अप्लाई कर सकता है कि पहले इसको रेक्टिफाई कर दें जो मिस्टेक हुई है कॉन्ट्रैक्ट में, उसके बाद इसकी स्पेसिफिक एनफोर्समेंट कर दी जाए। तो जो प्लेंटिव है वो जाके कर सकता है रेक्टिफिकेशन के लिए अप्लाई। तो नेक्स्ट इन्होंने बोला है कि अगर प्लेंटिव तो कर सकता है तो कहते हैं क्या डिफेंडेंट कर सकता है उसी केस में? यस, तो डिफेंडेंट भी कर सकता है। डिफेंडेंट के पास राइट है कि वो जितने भी डिफेंसेस हैं उसके वो तो ले ही सकता है, बट साथ में वो क्या कर सकता है, वो रेक्टिफिकेशन के लिए भी अप्लाई कर सकता है। वो कह सकता है कि ठीक है मैं कॉन्ट्रैक्ट को की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए तैयार हूं बट इसमें पहले रेक्टिफिकेशन जो मिस्टेक्स हुई हैं उसको रेक्टिफाई किया जाए, देन मैं इसकी परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार हूं। उसके बाद आता है इसका सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 में क्या बात की गई है कि चलो ठीक है सबसेक्शन 1 की जो कंडीशंस हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं, रेक्टिफिकेशन के लिए पार्टीज ने अप्लाई कर दिया, बट क्या फिर उनका राइट बन जाएगा कि वो रेक्टिफिकेशन होगी ही जो कॉन्ट्रैक्ट या इंस्ट्रूमेंट है? तो कहते हैं नहीं। सबसेक्शन 2 बात कर रहा है कि यहाँ पे भी कोर्ट की डिस्क्रिशन है। अगर कोर्ट को लगेगा कि यहाँ पे रेक्टिफिकेशन होनी चाहिए तभी कोर्ट उसकी रेक्टिफिकेशन करेगा। फर्स्ट सबसेक्शन की कंडीशंस फुलफिल होने से ये मैंडेटरी नहीं हो जाएगा कि उसकी रेक्टिफिकेशन हो ही जाएगी। तो कोर्ट पे डिपेंड करता है कि कोर्ट की डिस्क्रिशन बन जाती है कि अगर कोर्ट को लगता है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस ये जरूरी है तभी कोर्ट इसकी रेक्टिफिकेशन करेगा। उसके बाद आता है सबसेक्शन 3। ये बात कर रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट है, जब स्पेसिफिक एनफोर्समेंट की बात आती है तो पहले क्या करेगा कोर्ट, पहले उसकी रेक्टिफिकेशन करेगा, क्योंकि रेक्टिफिकेशन करके ही जो कॉन्ट्रैक्ट की अच्छे से स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो सकती है। तो इसलिए पहले क्या करेगा कोर्ट, उसकी रेक्टिफिकेशन करेगा कॉन्ट्रैक्ट की, उसके बाद क्या करेगी उसकी स्पेसिफिक एनफोर्समेंट की जाएगी। आगे आता है सबसेक्शन 4। ये बात कर रहा है कि जो रिलीफ मिलनी है पार्टीज को वो रिलीफ तभी मिलेगी अगर पार्टीज ने उसके लिए अप्लाई किया हुआ है। तो कहते कि जो कोर्ट है उसके पास जाके पार्टीज को क्या करना पड़ेगा, वो रिलीफ है उसको स्पेसिफिकली क्लेम करना पड़ेगा अपनी प्लेंट में, देन कोर्ट उसके रिलीफ है जो रेक्टिफिकेशन की वो प्रोवाइड करेगा। फिर इसकी एक प्रोवाइजो दी गई है, उसमें बात की गई है कि अगर पार्टीज प्लेंट फाइल करने के टाइम पे ये बात भूल जाती हैं तो क्या वो लेटर ऑन जाके इसमें चेंजेस कर सकते हैं? तो यस, अकॉर्डिंग टू प्रोवाइजो के पार्टीज क्या कर सकती हैं, एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स जो प्लेंट है उसको अमेंड कर सकती हैं और कह सकती हैं कि हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट और इंस्ट्रूमेंट है उसकी रेक्टिफिकेशन की जाए।
तो ये है हमारा सेक्शन 26 जिसमें हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स की बात की है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 जो कि बात करता है रिसीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो कि सेक्शन 27 to 30 तक है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि रिसीशन का मतलब क्या है। रिसीशन क्या होगी? ये वैसे तो जो हम कर रहे हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में वो तो है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ही कर रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट से उनको स्पेसिफिक उनकी एनफोर्समेंट होनी चाहिए, बट ये उससे थोड़ी अलग सी रेमेडी है। इसमें क्या बताया गया है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसी को कोर्ट खत्म कर देगा। तो इसका मतलब क्या है कि पुटिंग एन एंड टू कॉन्ट्रैक्ट एंड मेक इट नल एंड वॉइड एब इनिशियो। तो यहाँ पे कोर्ट क्या करेगा, जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको ही खत्म कर देगा एंड उसको वॉइड डिक्लेयर कर देगा। तो ये एक डिफरेंट रेमेडी होगी, यहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो रही, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को ही रिसाइंड किया जा रहा है। इसका ऑब्जेक्ट क्या है कि सो दैट पार्टीज हैं उनको उनकी पहले वाली पोजीशन पे वापस लेके आ सके, उनका जो भी स्टेटस है उसको रीस्टोर किया जा सके, टू रीस्टोर और पुट बैक पार्टीज टू देयर ओरिजिनल पोजीशन। तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। अभी सेक्शन 27 आता है। सेक्शन 27 में बात की गई है कि कौन अप्लाई कर सकता है, कब अप्लाई होगा ये सेक्शन और कब अप्लाई नहीं होगा। तो अभी कौन अप्लाई कर सकता है? कोई भी पर्सन कर सकता है, एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। तो कहते हैं जो भी पर्सन एक कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्टेड है उस कॉन्ट्रैक्ट में, तो उनमें से कोई भी पर्सन अप्लाई कर सकता है। तो इसमें जो बेनिफिशरीज हैं पार्टीज के वो भी इंक्लूडेड हैं। आगे आता है कि कब ये एप्लीकेबल होगा, रिसीशन वाले जो सेक्शंस हैं ये कब एप्लीकेबल होंगे। फर्स्ट है जब कॉन्ट्रैक्ट है वॉइडेबल है। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे हम पढ़ते हैं? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। तो सेक्शन 19 में जो प्रोविजंस दी गई हैं, तो जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वहां पे है उसका जो प्रोसीजर है वो यहाँ पे है कि यहाँ पे उसकी रिसाइनिंग हो सकती है। नेक्स्ट आता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट क्या है, अनलॉफुल है। अगर कहते हैं अगर कॉन्ट्रैक्ट ही अनलॉफुल हो जाता है तब भी कोर्ट क्या करेगा, वहां पे रिसाइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। तो दो केसेस है, पहला है जब कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, सेकंड है जब कॉन्ट्रैक्ट क्या है, अनलॉफुल है। आगे आता है कि कब कोर्ट प्रोवाइड नहीं करेगा, कब रिसीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होगा। तो फर्स्ट केस है रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन की अगर पार्टीज खुद ही एग्री कर गई हैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए, जो भी उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस थी पहले उनको नहीं अच्छी लगी थी बट लेटर ऑन जाके उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस को मान लेते हैं, तो क्या कर दिया पार्टीज ने, उसको रेटिफाई कर दिया है कॉन्ट्रैक्ट को, तो उस केस में जो रिसीशन है वो नहीं होगी। मान लीजिए कि एक पर्सन है, उसने एक कार खरीदी है, ए ने बी से कार खरीदी है। अभी ए क्या करता है, उसको पता चलता है कि कार में कुछ डिफेक्ट है, बट फिर भी वो कार को वो चलाता रहता है। अभी अगर वो पर्सन 6 महीने 10 महीने बाद आके ये कहेगा कि मुझे तो कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन कराना है क्योंकि इसमें डिफेक्ट है, तो अब तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, उसने कॉन्ट्रैक्ट जब किया था उसको तब पता चल गया था कि कार में डिफेक्ट है, बट उसके बाद भी उसको वो यूज कर रहा है, तो अब वो उसने क्या कर दिया है, इम्प्लाइडली उसने रेटिफाई कॉन्ट्रैक्ट को कर दिया है। तो इस केस में वो रिसीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नहीं करवा सकता है। आगे आता है व्हेन पार्टीज कैन नॉट सब्सटेंशियली रीस्टोर टू द अर्लियर पोजीशन, कि पार्टीज को हम उसकी पहली वाली पोजीशन पे रीस्टोर नहीं कर सकते। ये कॉन्ट्रैक्ट में था ही ऐसे कि वो कॉन्ट्रैक्ट है परफॉर्म हो चुका है, तो उनकी पहली वाली पोजीशंस पे वो नहीं आ सकते। इसकी एग्जांपल लेते हैं कि जैसे किसी ने ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ए बी को कुछ कपड़ा देता है, लगा लो 3 मीटर क्लॉथ देता है ए बी को। बी क्या करता है, उस क्लॉथ से एक सूट सिलवा लेता है। अभी क्या हो गया, वो सूट जो उसने सूट लिया था, जो कपड़ा लिया था उसने 3 मीटर, वो यूज हो चुका है, तो कॉन्ट्रैक्ट तो ऑलरेडी परफॉर्म हो चुका है। तो इस केस में जो ए है उसको उसकी पिछली पोजीशन पे रिस्टोर नहीं कर सकते ना, तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो उसकी रिसीशन नहीं हो सकती है। आगे आता है व्हेन थर्ड पार्टी ऑब्टेन्स राइट, तो कहते हैं अगर किसी थर्ड पार्टी को इन गुड फेथ कोई राइट मिल चुका है उस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर, तो उस केस में भी जो रिसीशन है वो नहीं हो सकती है। आगे आता है व्हेन पार्ट इज सॉट टू बी रिसाइंडेड एंड दैट पार्ट नॉट सेवेरेबल, तो कहते हैं कुछ पार्ट है कॉन्ट्रैक्ट का, उसको वो रिसाइन करना चाहते हैं, पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन नहीं करना चाहते हैं, बट क्या होता है कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट का जो पार्ट है उसको हम अलग नहीं कर सकते हैं पूरे कॉन्ट्रैक्ट से, तो उस केस में भी जो रिसीशन है वो नहीं होगी। ठीक है, आगे आता है हमारा इसका सेक्शन 28 जो बात कर रहा है कि रिसीशन इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर द सेल और लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ विच हैज बीन डिक्रीड। तो कहते हैं इसमें क्या बात की गई है कि जहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी की क्या हुई है, सेल और लीज हुई है, तो इस केस में अगर कोर्ट ने ऑलरेडी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए बोल दिया है
ऑर्डर पास हो गया है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी स्पेसिफिक एनफोर्समेंट होगी, और जो परचेजर है उसने क्या करना है, जो अमाउंट है उस प्रॉपर्टी के लिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए जो भी सम तय हुआ है तो उसने वो पे करना है, बट वो पर्सन क्या करता है विद इन दैट टाइम उसको पे नहीं करता है। तो उस केस में जो वेंडर है तो वो क्या करेगा, कोर्ट में अप्लाई करेगा कि जो ये कॉन्ट्रैक्ट है इसको रिसाइंड किया जाए, क्योंकि जो आपने बोला था स्पेसिफिक एनफोर्समेंट के लिए तो दूसरी पार्टी उसको स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं करवा रही है, तो इस केस में जो पर्सन होगा एग्रीव पार्टी जाके इसको उसकी रेसिशन करवा सकती है। ठीक है, इसके साथ ही इसमें प्रोवाइड किया गया है, इसके सबसेक्शन 2 में प्रोवाइड किया गया कि अगर उसने रिसाइन करवाना है कॉन्ट्रैक्ट को सबसेक्शन 1 के अंडर, तो क्या होगा, जो परचेजर है उसको क्या डायरेक्ट किया जा सकता है कि जो परचेजर और लेजी है वो प्रॉपर्टी का पोजेशन अगर उसके पास आ गया है तो वो पोजेशन वापस करेगा, और जो भी उसने प्रॉफिट्स मिले हैं उसको रेंट वगैरह से, जो प्रॉपर्टी है उसके रेंट से कोई भी उसको प्रॉफिट्स आए हैं तो वो उसके प्रॉफिट्स भी वापस करेगा टू द वेंडर। उसके बाद आता है इसका सबसेक्शन 3। इसमें बात की गई है कि अगर परचेजर और लेजी है, अगर उन्होंने मान लिया कि ठीक है, जो यहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बात की गई थी कि वो स्पेसिफिकली परफॉर्म कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट को, और उसमें जो भी मनी डिसाइड हुआ था वो दे रहे हैं टू द वेंडर, तो उस केस में उनके पास कुछ राइट्स आ जाते हैं। पहला राइट क्या है उनके पास कि उनको प्रॉपर कन्वेंस ऑफ द जो प्रॉपर्टी है वो मिल जाएगी, और जो पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी है वो भी कोर्ट उनको प्रोवाइड करेगी, पोजेशन प्रोवाइड करेगी। अगर सेपरेशन की जरूरत है तो पार्टीशन करके उसका जो पोजेशन है वो भी पार्टीज को प्रोवाइड करेगी। इसके सबसेक्शन 4 में बात की गई है कि कोई भी सेपरेट सूट फाइल नहीं करेंगी पार्टीज इस सेक्शन के अंडर, तो जो भी यहाँ पे एक ही सूट फाइल किया जाएगा उसी में वो पार्टीज अपने जो राइट्स हैं उनको क्लेम कर लेंगी। उसके बाद आता है सेक्शन 29। इसमें बात की गई है अल्टरनेटिव प्रेयर फॉर रिसीशन इन सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। कहते हैं जब पार्टीज ने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है कोर्ट के पास, उस सूट फाइल किया है, तो उनके पास राइट है कि वो क्या कर सकती हैं, वो अल्टरनेटिव प्रेयर भी कर सकते हैं। किस चीज़ के लिए, कि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको रिसाइन कर दिया जाए। तो कहेंगे या तो कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली परफॉर्म करवा दीजिए, अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकती है तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करवा दीजिए। बट इसका उल्टा नहीं हो सकता, अगर पर्सन ने रिसीशन के लिए अप्लाई किया है तब वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए क्लेम नहीं कर सकता है। ठीक है, तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वाले केस में तो रिसीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट रिसीशन के केस में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आता है सेक्शन 30। ये बात कर रहा है कोर्ट में रिक्वायर पार्टीज रिसाइनिंग टू डू इक्विटी। तो कहते हैं जो पार्टी रिसाइनिंग करवा रही है कॉन्ट्रैक्ट की तो उसको भी तो इक्विटी करनी पड़ेगी, तो अगर उसके पास कोई बेनिफिट्स आए हैं तो उसको दूसरी पार्टी को वो बेनिफिट्स हैं वो रिस्टोर करने पड़ेंगे। तो कहते हैं कि पार्टी ने अगर कोई भी बेनिफिट्स लिए हैं जो रिसाइन करवा रही है तो वो रिस्टोर करेगी दूसरी पार्टी को, अगर कोई कंपनसेशन बनती है तो वो कंपनसेशन भी प्रोवाइड की जाएगी दूसरी पार्टी को। ठीक है, तो यहाँ पे कोर्ट क्या करेगा, इक्विटी रूल है उसको अप्लाई करेगा, क्योंकि दूसरी पार्टी के भी जो राइट्स हैं वो भी तो वायलेट हुए हैं, तो वो उन राइट्स के लिए भी कोर्ट करेगा कि उनके जो राइट्स हैं उनको रिस्टोर किया जाए, उनको कंपनसेशन प्रोवाइड की जाए। तो इसके साथ हमारा ये खत्म होता है सेक्शन 27 to 30 जो कि रिसीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करता है। इसके बाद हम करेंगे कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप कौन कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस चाहते हो। थैंक यू।